गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रोटॉन एनएमआर के बारे में पढ़ा था। आज हम कार्बन 13 एनएमआर के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी गिव फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट है, द नंबर ऑफ प्रिंसिपल सिग्नल कैन बी ऑफ्टन यूज टू नो द नंबर ऑफ टाइप ऑफ प्रोटॉन। जो बच्चों हमने प्रोटॉन एनएमआर पढ़ा था वो हमारे किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फर्स्ट ये है कि जो हमारे नंबर ऑफ प्रिंसिपल सिग्नल हैं वो हमें ये बताते हैं कि कितनी तरह के प्रोटॉन संख्या में उपस्थित हैं। सेकेंड पॉइंट है, द केमिकल शिफ्ट प्रोवाइड क्लू टू द केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ द टाइप ऑफ प्रोटॉन। जो सेकेंड पॉइंट है हमें ये बताता है कि जो हमारा प्रोटॉन है वो किस तरह के केमिकल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, और ये हमें किससे पता लगता है कि उस प्रोटॉन का जो केमिकल शिफ्ट हुआ है उसके आधार पर हम ये बताते हैं कि जो हमारा एब्जॉर्प्शन है या जो हमारा प्रोटॉन है वो किस तरह के केमिकल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। थर्ड पॉइंट है, द रिलेटिव एरिया अंडर द सिग्नल्स आर प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन गिव राइज टू द सिग्नल। यानी कि जो हमारा रिलेटिव एरिया है वो जनरली सिग्नल्स के प्रोपोर्शनल होता है, जो कि हमारे प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन पर निर्भर करता है। इसी तरह फोर्थ पॉइंट है, द स्प्लिटिंग पैटर्न प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द नेबरिंग प्रोटॉन। बच्चों, हमने n+1 रूल की बात करी थी, तो ये n+1 रूल जो है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो हमें स्प्लिटिंग पैटर्न बताता है कि हमारे पास में कितने प्रोटॉन के साथ में हमारा ये जो प्रोटॉन है जिसका सिग्नल हमें मिला है वो उसके साथ कपल किया है और हमें किस तरह से उनकी स्प्लिटिंग देखने को मिल रही है। These फीचर आर क्लियरली ऑब्जर्व, और ये फीचर सारे हमें दिखते हैं और हमने बच्चों इसको पीछे पढ़ा भी है। इन द PMR स्पेक्ट्रा ऑफ इथाइल फिनाइल एसीटेट, इन कंपैरिजन ऑफ PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रा आर मोर इजीली इंटरप्रिटेड एंड गिवन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बच्चों, अब यहाँ समझने की बात है कि प्रोटॉन NMR के कंपैरेटिवली कार्बन 13 NMR जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो काफ़ी सिंपल होता है इंटरप्रिटेशन के लिए कंपैरेटिवली प्रोटॉन एनएमआर के। अब फर्स्ट है, ऐसा क्यों होता है? द कॉमन रेंज ऑफ एनर्जी एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन 13 इज वाइड, डेल 0 to 200 रिलेटिव टू TMS कंस्ट्रक्टेड द विथ डेल 0 to 15 फॉर PMR। बच्चों, यहाँ डिफरेंस देखिए कि यदि हम डेल की यानी कि हम रेंज की बात करें तो TMS की वैल्यू यदि हम 0 पर ऑब्जर्व करें तो हमें 15 के बीच में सारे प्रोटॉन NMR जितने भी हैं उनकी पीक्स नज़र आती है। मगर यदि हम कार्बन 13 की बात करें तो हमें 0 से 200 जो हमारी रेंज है उसको हमें काफ़ी बढ़ाना पड़ता है। दस फ्यूअर पीक ओवरलैप इन कार्बन 13 स्पेक्ट्रम। सेकेंड है, बिकॉज ओनली 1.1% ऑफ कार्बन इन कंपाउंड इज कार्बन 13 कपलिंग इज नेबरिंग नेग्लिजिबल एंड दस इज नॉट ऑब्जर्व। यानी कि बच्चों, प्रोटॉन NMR की जब हमने बात करी थी तो वहाँ पर हमने ये ऑब्जर्व किया था कि कैसे कार्बन प्रोटॉन में कैसे कपलिंग होती है। वही अब जो अपन ने n+1 रूल की बात करी है कि किस तरह से उनमें कपलिंग होती है और हमें एक स्प्लिटिंग पैटर्न देखने को मिलता है। यदि हम कार्बन 13 NMR की बात करें तो वो कार्बन 13 और कार्बन 13 जो कपलिंग हमें मिलनी चाहिए वो यहाँ पर नेग्लिजिबल हो जाती है। और उसकी वजह क्या है कि यदि हम नेचर में देखें, यदि हम प्रकृति में यदि कार्बन 13 की उपलब्धि देखें कि उनको कितने प्रेजेंट होता है तो हम देखते हैं कि 1.1% ही जो कार्बन 13 है वो हमें एनवायरनमेंट में सामान्यतः मिलता है। Therefore, in one type of CMR spectra, proton decouple each magnetically non-equivalent carbon give a single splitted peak। बच्चों, यहाँ पे फिगर दिया है, अपन अभी पीछे उसको डिस्कस करेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। अब बच्चों, जो हमारा CMR है 5.1 क्यों कहा है? यहाँ पर जो प्रोटॉन से डीकपलिंग, क्योंकि बच्चों NMR के हमने पढ़ा है कि उसमें हमारा ऑड नंबर होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि यदि हम कार्बन 12 की बात करें तो वहाँ पर बच्चों कोई भी एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों का नंबर सेम होने की वजह से वहाँ पर किसी भी तरह की जो स्पिनिंग मिलनी चाहिए हमें वो नहीं देखने को मिलती है।
कार्बन 13 में हमें जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालते हैं तो हमें स्पिनिंग और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ये देखने को मिलता है। तो प्रोटॉन के अंदर भी यही केस है। तो अब क्या होता है कि जैसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं तो कार्बन 13 की वजह से तो हमें पीक मिल रही है, साथ ही वहाँ पे जो प्रोटॉन है अब इस कार्बन के साथ कपल करके इस पूरे स्पेक्ट्रा को बच्चों बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। मगर यदि हम वहाँ से एक प्रोटॉन डीकपलिंग यदि कर दे CMR के अंदर तो हमें बहुत ही सिंपल सा एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्पेक्ट्रा न मिलकर हमें बहुत सिंपल सा स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट है द एरिया अंडर द पीक इन CMR स्पेक्ट्रा आर नॉट नेसेसरली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन। यानी कि CMR स्पेक्ट्रा में बच्चों वहाँ पर हमने एरिया जो था वो प्रोपोर्शनल था नंबर ऑफ हाइड्रोजन के, पर यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन के वो प्रोपोर्शनल नहीं होता है। वन डज नॉट कंसिडर टू द एरिया रेशो, और हमें यहाँ कोई एरिया रेशो देखने को नहीं मिलेगा। फोर्थ पॉइंट है इन प्रोटॉन कपलिंग स्पेक्ट्रा द सिग्नल ऑफ ईच कार्बन is split by the proton bonded directly to the carbon and n+1 rule is follow। बच्चों अभी हमने कहा है कि जो इक्विवेलेंट जो हमारा प्रोटॉन कपलिंग स्पेक्ट्रा की यदि हम बात करें तो वहाँ हमें क्या देखने को मिलता है कि वहाँ n+1 रूल फॉलो होता है कि यदि नेबर में जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट है उससे जब हमारा कार्बन कपल करेगा तो हमें जो स्प्लिटिंग पैटर्न देखने को मिलता है वो इसी तरह का देखने को मिलता है। तो दीज फीचर आर अगेन ऑब्जर्व इन CMR स्पेक्ट्रम ऑफ इथाइल फिनाइल एसीटेट 5.1 सेकेंड। तो बच्चों हमने यहाँ पर बात करी है 5.1 जो कि प्रोटॉन NMR का स्पेक्ट्रा है, 5.2 जो कि हमारा प्रोटॉन के साथ में हमारा जब कार्बन कपल कर रहा है, डीकपल नहीं कपल कर रहा है, उसके साथ जब कपलिंग हो रही है तो किस तरह का स्प्लिटिंग पैटर्न हमें देखने को मिलता है। और यदि हम 5.1 थर्ड फिगर की बात करें तो वहाँ हम ये चीज़ देखेंगे, वहाँ ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमें जब हमें किस तरह से सिंपल स्पेक्ट्रा मिलता है यदि हम जो प्रोटॉन के साथ जो कपलिंग हो रही है उसको हटा देते हैं, उसको कम कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। बच्चों यहाँ पर आप प्रोटॉन NMR का स्पेक्ट्रा देखिए तो आपको सारी पीक समझ में आएगी। आपको यहाँ पर ये देखिए यहाँ क्वार्टेट मिल रहा है, अब ये देखिए क्वार्टेट किसके लिए मिल रहा है, आपको इसके लिए मिल रहा है। अब यहाँ पर आप ये देखिए ट्रिपलेट मिल रहा है, वो आपको इसके लिए मिल रहा है, n+1 रूल को फॉलो करिए यहाँ पर। और इसी तरह से आप बेंजीन रिंग के लिए देखिए और यहाँ पर आपको CH2 के लिए भी मिलेगी पीक। बच्चों ये तो हुई प्रोटॉन NMR की बात। अब अपन बात करते हैं कार्बन 13 स्पेक्ट्रा की। अब इसका यदि हम कार्बन 13 स्पेक्ट्रा यदि देखें तो आप यहाँ पर ये देखिए कि ये वाला जो स्पेक्ट्रा है वो ये बता रहा है कि किस तरह से जो कार्बन है आपका वो हाइड्रोजन के साथ में कपल कर रहा है और उसकी वजह से जो आपको पीक देखने को मिल रही है। तो बच्चों यहाँ पे आपको ट्रिपलेट मिल रहा है, यहाँ पे ट्रिपलेट मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्वार्टेट मिल रहा है और यहाँ पर आपको भी कॉम्प्लिकेटेड पीक देखने को मिल रही है। वहीं आप नीचे के स्पेक्ट्रा के अंदर देखिए तो आपको यहाँ पे CH3 के पीक मिल रही है, यहाँ पर CH2 CO के लिए पीक में। बच्चों ये देख लीजिए ट्रिपलेट क्यों मिल रहा है, ये सारा आप यहाँ से देखिए CH3 के लिए। इसी तरह से यहाँ CH2 के लिए आपको ट्रिपलेट मिल रहा है, ये पूरा पैटर्न आपका बेंजीन रिंग के लिए। और यहाँ पर जो एक पीक नज़र आ रही है वो CO ग्रुप के लिए पीक नज़र आ रही है क्योंकि बच्चों यहाँ पर कार्बन है। अब ऊपर वाला जो स्पेक्ट्रा है, यदि हम ऊपर वाले स्पेक्ट्रा की बात करें तो क्या कह रहा है, कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रा शो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ CH कपलिंग। यानी कि यदि हमारा कार्बन 13 यदि प्रोटॉन के साथ कपल हो जाता है तो उस स्पेक्ट्रा को यदि हम उसे समझने की कोशिश करें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। उसके कंपैरेटिवली यदि हम उसमें से इस कपलिंग को हटा दें, ये देखिए आपका डीकपल स्पेक्ट्रा है, तो हमें जो स्पेक्ट्रा दिखाई दे रहा है बहुत ही सिंपल है और इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। अब है कार्बन NMR यूटिलाइज एन आइसोटोप इन लो नेचुरल अबंडेंस। ठीक है बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट है कि कार्बन 13 NMR में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रा आर मच मोर डिफ़िकल्ट टू रिकॉर्डेड देन प्रोटॉन स्पेक्ट्रा। यानी कि हमारा जो कार्बन 13 स्पेक्ट्रा है उसे रिकॉर्ड करने में हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस होती है कंपैरेटिवली प्रोटॉन NMR के। दिस इज़ ड्यू टू द टू रीज़न। इसके लिए बच्चों दो फैक्टर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं। फर्स्टली द मोस्ट अबेंडेंट आइसोटोप ऑफ कार्बन 12 इज़ नॉट डिटेक्टेबल बाय न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। बच्चों जो 99% कार्बन 12 आपको अवेलेबल है एनवायरनमेंट के अंदर, उसमें किसी भी तरह का रेजोनेंस नहीं होता है, मैग्नेटिक न्यूक्लियर रेजोनेंस नहीं हो रहा है। इस वजह से हमारा जो
NMR है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता. दिस इज सो सिंस द आइसोटोप हैज़ एन इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नो मैग्नेटिक स्पिन. और उसकी वजह क्या है कि इस आइसोटोप के अंदर हमें इवन नंबर प्रोटॉन और इवन नंबर न्यूट्रॉन मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर किसी भी तरह की मैग्नेटिक स्पिन नहीं हो रही है. द लेस अबेंडमेंट आइसोटोप कार्बन-13 हैज़ एन ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड दीज गिव अ मैग्नेटिक स्पिन ऑफ हाफ जस्ट लाइक अ प्रोटॉन. यानी कि यदि हम कार्बन-13 की बात करें तो वहाँ पर हमारा जो ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें मिल रहा है, और वहीं पर हमें जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पिन हमें देखने को मिलती है +12, और इसी की वजह से जो कि एक प्रोटॉन के अंदर मिलती है उसी तरह की हमें देखने को मिलती है. सेकेंडली, द मैग्नेटिक रेजोनेंस ऑफ कार्बन-13 इज मच वीकर. यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक रेजोनेंस है कार्बन-13 का, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा वीक होता है. दस ड्यू टू ओनली 1% ऑफ कार्बन एटम इन अ सैंपल being the magnetic isotope, the sensitivity of CMR is decreases by the factor of 100. यानी कि बच्चों, अब हमारा जो वीक एब्जॉर्प्शन हमें क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में जो हमारा जो आइसोटोप है वो सिर्फ 1% ही प्रेजेंट है. इस वजह से जो हमें जो ये पीक देखने को मिल रही है वो बहुत कम देखने को मिल रही है. उसकी हम कहेंगे वो उसकी जो सेंसिटिविटी है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है. अब यहाँ नीचे देखिए बच्चों, यहाँ पर ये देखिए, ड्यू टू गायोमेट्रिक रेशियो कार्बन-13 बीइंग ओनली 1/4 दैट द प्रोटॉन. मतलब प्रोटॉन NMR की यदि हम बात करें तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है उसकी 1/4 ही इंटेंसिटी की जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो हमें देना पड़ता है. ड्यू टू दिस फैक्टर CMR इज़ लेस सेंसिटिव. यानी इसी वजह से PMR के कंपैरेटिवली जो हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वो कम सेंसिटिव होगा. एंड देयरफॉर फॉर द वीक सिग्नल टू बी ऑब्जर्व कार्बन-13 स्पेक्ट्रा आर स्कैन रिपीटेटिवली एंड स्टोर इन अ कंप्यूटर. अब बच्चों इसके लिए जो हमारा जो कंप्यूटर है उसका भी हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसे भी हमें इसी के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा कि जो हमारे जो वीक सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं उसको वो अच्छे से डिटेक्ट करके उसको स्टोरेज उसका सिग्नल्स का रिकॉर्ड जो है वो बहुत अच्छे से कर सके. अब सेकेंड पॉइंट आता है बच्चों, प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रा अ जनरल स्टडी. अब कार्बन-13 NMR स्पेक्ट्रा जनरल स्टडी. कार्बन-13 स्पेक्ट्रा है, अब उसमें जनरलाइज हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे और हमें क्या क्या देखने को मिलता है. चूँकि बच्चों हम पहले भी प्रोटॉन NMR क्या है, NMR किस तरह से हमें सिग्नल्स मिलते हैं, केमिकल शिफ्टिंग क्या होती है, स्पिन स्पिन कपलिंग क्या है, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग क्या है, J क्या है, ये सब बच्चों हम पढ़ चुके हैं. अब हम बात करें कार्बन-13 NMR की तो हम इसकी स्टडी का जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो क्या है हम इसको पढ़ेंगे. एंड एडवांटेज टू द लो अबेंडमेंट्स ऑफ कार्बन-13 इज एब्सेंस ऑफ कार्बन कार्बन कपलिंग. यानी कि कार्बन-13 चूँकि हमें कम मात्रा में अवेलेबल है नेचर में, तो हमें जो कार्बन कार्बन कपलिंग है वहाँ यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है. द फॉलोइंग पॉइंट में बी नोटेड. तो हम निम्न पॉइंट को हम बच्चों ध्यान में रखेंगे जब भी हम कार्बन-13 स्पेक्ट्रा की बात करेंगे. जस्ट लाइक हाइड्रोजन, two adjacent carbon if magnetically non-equivalent split each other. In practice, however, such splitting is not observed since coupling can occur only if two कार्बन-13 isotope can lie next to each other. अब बच्चों जस्ट लाइक हाइड्रोजन में क्या हो रहा है कि दो बगल वाले पास वाले हाइड्रोजन जो हैं वो क्या करते हैं, मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट होने के बाद स्प्लिट करते हैं और वहाँ पर हमें एक स्प्लिटिंग पैटर्न देखने को मिलता है. मगर कार्बन जो एडजेसेंट कार्बन है उसके साथ में हमें ये कपलिंग देखने को नहीं मिलती है. क्यों नहीं देखने को मिलती है कि वही बात है कि कार्बन-13 जो है वो बच्चों बहुत कम मात्रा में मिलता है. तो ज़रूरी नहीं है कि एक कार्बन के पास में जुड़ा हुए दो जो भी आसपास के जो कार्बन जो जुड़े हुए हैं ज़रूरी नहीं है कि वो कार्बन-13 हो. इस केस में क्या होगा, जो कार्बन कार्बन कपलिंग जो हमें देखने को मिलनी चाहिए थी वो हमें देखने को नहीं मिलती. ड्यू टू अबेंडमेंट्स ऑफ कार्बन-13 इन द मॉलिक्यूल 1.11%, दिस सिचुएशन हैज़ अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी. यानी कि इसकी जो संभावना है कार्बन कार्बन कपलिंग की वो बहुत ज़्यादा
कम हो जाती है। मोस्ट कार्बन 13 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय ओनली कार्बन 12 न्यूक्लियाई विच हैविंग नो स्पिन डू नॉट गिव राइज टू स्पिन स्प्लिटिंग. Consequently, carbon 13 NMR spectra are appreciable, simplified, reducing the problem of their analysis to the determination of the coupling pattern to any attached hydrogen. बच्चों जितने भी हमारे जो कार्बन 13 न्यूक्लियाई हैं सामान्यतः वह कार्बन 12 न्यूक्लियाई से सराउंडेड होते हैं जिनमें किसी भी तरह की स्पिन नहीं मिलती है. तो यहाँ पर हमें स्पिन स्प्लिटिंग नहीं देखने को मिलती है. तो हमारे लिए क्या हो गया कि यदि स्पिन स्प्लिटिंग नहीं देखने को मिल रही है तो हमारा जो कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रा है वो सिंप्लीफाइड हो गया. रिड्यूस द प्रॉब्लम एनालिसिस टू डिटरमाइन द कपलिंग पैटर्न ऑफ एनी अटैच हाइड्रोजन. यानी कि जैसा कि हमें अटैच हाइड्रोजन की वजह से जो स्प्लिटिंग पैटर्न देखने को मिल रहा था प्रोटॉन NMR में, जो उसको डिटरमाइन करने में हमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी, वो यहाँ पर नहीं आती है क्योंकि यहाँ पर हमें किसी तरह की कार्बन कार्बन कपलिंग देखने को नहीं मिलती है. बच्चों थर्ड पॉइंट है द कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रम ऑफ इथाइल फिनाइल एसीटेट. बच्चों अपन ने पीछे इसका स्पेक्ट्रा दिखा था. हम 5.1 की बात कर रहे हैं जहाँ पर हम कार्बन और प्रोटॉन की कपलिंग की बात कर रहे हैं. अब उस स्पेक्ट्रा को आप वहाँ पर ध्यान रखिएगा. शो 3 फीचर्स, वो 3 फीचर्स हमें बताया था. द केमिकल शिफ्ट डेल इज डिफाइंड एज एन प्रोटॉन NMR एंड इज डिटरमाइंड रिलेटिवली टू ए इंटरनल स्टैंडर्ड नॉर्मल द कार्बन एब्जॉर्प्शन इन TMS. बच्चों हमने इसके अंदर केमिकल शिफ्ट ऑब्जर्व करी थी जैसा कि हम प्रोटॉन NMR के अंदर भी करते हैं. तो नॉर्मली यदि हम कार्बन 13 की बात करें तो हमें ये भी देखने को मिलेगा. द केमिकल शिफ्ट रेंज ऑफ कार्बन इज मच लार्जर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के अंदर बच्चों देखो हमने रेंज बोली 0 to 10 के अराउंड हो रही थी, तो उसके बीच में ही हमें केमिकल शिफ्ट देखने को मिल रहा था, उनकी रेंज कम थी. लेकिन यदि हम प्रोटॉन कार्बन 13 NMR की बात करें तो 0 से 200 की रेंज के बीच में वो एब्जॉर्प्शन शो करता है. तो जो केमिकल शिफ्ट की जो रेंज है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है. अब फोर्थ पॉइंट है बच्चों, इसका फोर्थ पॉइंट आप देखिए फिगर 5.1. यानी कि हम ये कार्बन और हाइड्रोजन की कपलिंग वाले स्पेक्ट्रा की बात करेंगे. Show the relative complexity of the absorption caused by extensive carbon 13 hydrogen spin splitting. The directly bonded hydrogen are most strongly coupled 125-200 Hz जो फ्रिक्वेंसी दी गई है उस पर. Coupling trap of however with increasing distance from the carbon 13 nuclei under observation. बच्चों यहाँ पर हमने 5.1 की बात करी थी, उसका स्पेक्ट्रा मैंने आपको पहले पीछे दिखाया था. अब वहाँ पर जो हमने देखा था कार्बन 13 और H के जो स्पिन स्प्लिटिंग है बच्चों वो बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रांगली दिखाई देती है. यदि हम रेंज की बात करें 125 से 200 हर्ट्ज़ के बीच में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कपल्ड होते हैं और इसकी वजह से हमें वहाँ पर इस तरह की पीक देखने को मिलती है. और जो हमारा जो कार्बन 13 स्पेक्ट्रा है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर उसको स्टडी करने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है. अ टाइप ऑफ कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रम इज विच द कार्बन 13H स्प्लिटिंग इज नॉट सप्रेस्ड. ठीक है, 5.1 के अंदर हमने क्या करा, हमने किसी भी तरह का CH की जो कपलिंग हो रही थी उसको हमने ख़त्म नहीं किया, उसको होने दिया और हमने उसका स्पेक्ट्रा निकाला. द सिग्नल्स फॉर ईच कार्बन इज स्प्लिट बाय प्रोटॉन. अब यहाँ क्या हो गया, हमारा जो कार्बन था किसके साथ कपल कर गया, प्रोटॉन के साथ. उसकी वजह से क्या हुआ, हमें पीक स्प्लिटिंग मिली है पीक में. और वो किसको फॉलो करी, जो कि प्रोटॉन NMR में N+1 रूल को जो हम फॉलो करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें स्प्लिटिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है. अब जो 6 पॉइंट है, टेट्रामिथाइलसीलेन डिफाइंड टू बी लोकेटेड एट डेल इज इक्वल टू 0. मतलब टेट्रामिथाइलसीलेन अपन ने जो स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू ली है वो हमें कितने पे मिल रही है, डेल इज इक्वल टू 0 ppm पर मिल रही है. प्रोटॉन NMR एब्जॉर्ब एज ए क्वार्ट्रेट. ठीक, प्रोटॉन NMR में हमें क्वार्ट्रेट मिलता है बिकॉज ऑफ कपलिंग ऑफ ईच कार्बन टू 3 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन. बच्चों ये पहले भी पढ़ चुके हैं. एन अपफिल्ड क्वार्ट्रेट 14.2 ppm फॉलो बाय 2 triplet and 1.4 and 60.6 ppm clearly relate to the resonance for the 3 and 4 carbon atom of the substituted on the benzene ring.
द कार्बोनाइल कार्बन बीइंग टू मोस्ट डीशील्डेड कम टू 171.1 ppm। बच्चों ये स्प्लिटिंग पैटर्न दिखाया है आपको, और आप यदि इसका स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करेंगे तो CO की जो पीक मैंने आपको बताई थी, वो आपको मैंने गोला करके आपको स्पेसिफिक भी किया था कि CO की पीक है, उसमें लिखा हुआ भी है, तो आप देखिएगा वो 171.1 ppm के अराउंड हमें देखने को मिलती है। अब बच्चों 7th पॉइंट है इसका, वाई स्प्लिटिंग इज ऑफ्टन यूजफुल इन द स्टडी ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल इन सेवरल सिचुएशन, हाउएवर इट मेक द स्पेक्ट्रम मोर डिफिकल्ट टू इंटरप्रिटेट। यदि हम 5.1 स्पेक्ट्रा की बात करें तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है किसी भी सिंपल मॉलिक्यूल के लिए कि हम उसको कैसे ऑब्जर्व करें और उसको कैसे रिकॉग्नाइज करें कि हमारा जो स्पेक्ट्रा है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। फॉर दिस रीज़न एंड टू इंक्रीज द सिग्नल स्ट्रेंथ, CMR स्पेक्ट्रा आर नॉर्मली रिकॉर्डेड अंडर द कंडीशन इन विच द प्रोटोन आर डिकपल्ड फ्रॉम द कार्बन। अब बच्चों यदि हम डिकपल्ड वाले स्पेक्ट्रा को देखेंगे तो हमें वहाँ पर इंटेंसिटी भी देखेंगे तो हमें काफ़ी कम देखने को मिलेगी, और हमें जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखिए, दिस लीड्स टू अ ग्रेट सिंप्लीफिकेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम 5.1 थर्ड एंड द प्रोटोन डिकपल स्पेक्ट्रम इथाइल फिनाइल एसीटेट शो 8 शार्प पीक, 1 for each different carbon atom in the molecule, not that C26 and 35 are identical। वो बेंजीन रिंग के कारण है और किसी वजह, वो बेंजीन रिंग सॉरी जो ग्रुप जुड़े हुए उनकी वजह से है। अब बच्चों यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पर प्रोटोन डीकपल नहीं हो रहा है तो हमें सिंगल शार्प पीक देखने को मिल रही है, वहाँ पर हमें पीक में किसी तरह की स्प्लिटिंग देखने को नहीं मिल रही है। 8 पॉइंट है, मोर ओवर द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन कार्बन 13 shift is not conformed to the nearest atom as is so in proton chemical shift, but the effect of substituent 2, 3 and 4 bond from the carbon atom whose chemical shift is under study must be elevate. This one phenol pentanol is its proton decoupled carbon 13 NMR spectrum show a spread peak for each carbon। बच्चों अभी अपन इस स्पेक्ट्रा को भी देखेंगे। This situation may be compared with the proton NMR spectrum to related carbon 1 hexanol, where the central methyl carbon overlap to give only one broad signal to 1.2 to 1.8. It is not under special condition that proton each methyl group spread out। बच्चों यदि हम कार्बन 13 की बात करें तो हमें एक सिंगल शार्प पीक देखने को मिलती है, और चूंकि डिफरेंट कार्बन का जो डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट है हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हम कार्बन 13 NMR में भी केमिकल शिफ्ट की बात करेंगे, उसे जब हम आगे पढ़ेंगे तो इस पॉइंट को हम वहाँ पर ज़्यादा और अच्छे से क्लियरली समझ पाएंगे। अब ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी, अब हम जो फ्रिक्वेंसी डाल रहे हैं बच्चों उसकी मैंने पहले भी बात करी थी कि यदि हम प्रोटोन NMR की बात करें उससे 1/4 फ्रिक्वेंसी हमें यहाँ पर देनी पड़ती है। अब बच्चों मैंने ऊपर वहाँ पे जो सिग्नल्स की बात की थी तो आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करिए, हमें यहाँ पर पीक मिल रही है 1 पेंटेनॉन। बच्चों हमने यहाँ पर स्पेक्ट्रा लिया है, इसकी आप ये देखिए कि 62 कार्बन 1 के लिए, ठीक है, 32 के अराउंड हमें पीक मिल रही है, 28.5 के अराउंड मिल रही है, 22.9 के अराउंड, 14.1 के अराउंड TMS के लिए पीक मिल रही है। ये देखिए जो आपका सॉल्वेंट है उसके लिए हमें यहाँ पीक मिल रही है। उसके बाद ये सारी पीक देखिए, और ये आपका सॉल्वेंट CdCl3 क्योंकि इसमें CD है, C है, इसकी वजह से भी हमें पीक देखने को मिलती है। अब मल्टीप्लिसिटी ब्रॉडबैंड BB प्रोटोन डिकपल स्पेक्ट्रा, बच्चों ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है और इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। द NMR experiment can be done with any element whose nuclei have net magnetic spin। यानी कि यदि हम NMR की बात करें तो किसी भी प्रोटोन में यदि मैग्नेटिक स्पिन है तो वो की NMR स्पेक्ट्रा शो करेगा। द कार्बन 12 न्यूक्लियाई इज़ नॉट मैग्नेटिकली एक्टिव। जो हमारा कार्बन 13 NMR है वो मैग्नेटिकली एक्टिव नहीं होता है। द स्पिन नंबर I बीइंग 0, यानी कि इसका स्पिन नंबर I जो है वो 0 है। हाउएवर बोथ कार्बन 13 एंड हाइड्रोजन प्रोटोन हाइड्रोजन हैव I =12, यानी कार्बन 13 और प्रोटोन NMR की प्रोटोन की यदि हम बात करें तो इसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम है वो हाफ होता है। एंड इन 2.3 फील्ड द प्रोसेस फ्रिक्वेंसी ऑफ
कार्बन 30-25 मेगाहर्ट, देन द प्रोटॉन 100 मेगाहर्ट। तो मैंने कहा था इसकी 1/4 होती है, यानी कि यदि हम 100 मेगाहर्ट की फ्रिक्वेंसी देंगे तो कार्बन 13 के लिए उससे कम देनी पड़ेगी। लाइक PMR कार्बन 13 इज़ नॉट यूज एक्सटेंसिवली इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन 13 को यूज़ जनरली नहीं करते हैं। देयर इज़ हाउएवर वन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन टू टेक्निक्स। ठीक है, फर्स्ट तो है कि PMR वन ऑब्जर्व द मोस्ट अबेंडेंट आइसोटोप प्रोटॉन NMR। प्रोटॉन NMR में हमको पता है कि जो हमारा हाइड्रोजन है प्रकृति में सबसे ज़्यादा मिलता है। इन द केस ऑफ कार्बन द मोस्ट अबेंडेंट आइसोटोप कार्बन 13 हैज़ एन इवन न्यूक्लियर दैट हैज़ नो नेट न्यूक्लियर स्पिन और मैग्नेटिक मूवमेंट। इसी तरह से यदि हम कार्बन की बात करें तो कार्बन 12 जो है हमें प्रकृति में 99% मिलता है, मगर उसके अंदर इवन न्यूक्लियर होने की वजह से हमें उसमें वहाँ पर नेट न्यूक्लियर स्पिन देखने को नहीं मिलता है। दस वन मस्ट ऑब्जर्व द आइसोटोप कार्बन 13 विच हैज़ ए नेचुरल अबेंडेंस ऑफ ओनली 1.10% है, यानी कि नेचुरली यदि हम कार्बन 13 की बात करें तो हमें 1% मिलता है। दस व्हेन द कंसिडर स्पिन कपलिंग इन कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रा, और यहीं पर हमें कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रा में देखने को मिलती है। One does not observe carbon 13 coupling due to low natural abundance of this isotope। चूँकि कार्बन 13 में ये हमें क्या मिल रहा है बच्चों, कार्बन 13 के अंदर चूँकि ये कम मात्रा में मिलता है तो हमें कार्बन कपलिंग देखने को नहीं मिलती है। A situation when a particular carbon 13 has another carbon 13 adjacent to this rear, क्योंकि ये 1% मिल रहा है इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। Thus the split peak are very small and unsplit peak, और इसी वजह से यदि हम पीक की बात करें तो उसमें किसी भी तरह की स्प्लिटिंग हमें देखने को नहीं मिलती है। However, coupling between carbon and hydrogen is strong and occur even when they are separated by several interval bond. Consequently, the resulting spectra are often quite complex, so difficult to interpret. Carbon-hydrogen coupling is removed by the technique called ब्रॉड बैंड डीकपलिंग। बच्चों ये जो ब्रॉड बैंड डीकपलिंग है इससे हम क्या करते हैं कि जो कार्बन और हाइड्रोजन की जो कपलिंग हमें मिल रही है, जिसकी वजह से हमें कार्बन 13 NMR के अंदर जो स्प्लिटिंग मिल रही है उसको ख़त्म करने के लिए हमें जो इस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं ब्रॉड बैंड डीकपलिंग। इन दिस मेथड एज द कार्बन स्पेक्ट्रा इज बीइंग ऑब्टेन्ड, इससे हमें जो कार्बन 13 स्पेक्ट्रा जो मिल रहा है, द सैंपल इज साइमल्टेनियसली इरेडिएट विथ अ बैंड ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन दैट एक्साइटेड ऑल द हाइड्रोजन। ये क्या करेगा, जिस रेडिएशन को वो डालेगा उसमें हमारे जो हाइड्रोजन हैं वो क्या करेंगे, उस फ्रिक्वेंसी पे एक्साइटेड हो जाएंगे। दिस कॉज ईच ऑफ हाइड्रोजन टू फ्लिप रेडिली बिटवीन इट्स टू स्पिन स्टेट। अब यहाँ क्या होगा कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो फ्लिप कर जाएगा डबल स्पिन स्टेट में, सो इट्स टू मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंटेशन एवरेज टू 0, और इस वजह से जो टू ओरिएंटेशन जो हमें मिल रहा था उसका एवरेज वो 0 मिलेगा। एज अ रिजल्ट नो कपलिंग अकर विद द कार्बन, और इसी वजह से हमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन की किसी भी तरह की कपलिंग देखने को नहीं मिलती है। एंड ईच पीक अपीयर एज अ सिंगलेट एट द पोजिशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द इट्स केमिकल शिफ्ट। और इस तरह से हमें जो यदि हम कार्बन 13 NMR की बात करें तो हमें जो पीक मिलती है उसमें किसी भी तरह की स्प्लिटिंग नहीं मिलती है। बच्चों ये आज हमने जनरलाइज कार्बन 13 स्पेक्ट्रा को पढ़ा है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे पिछले प्रोटॉन NMR के जो मैंने आपको वीडियो डाले हैं तो कार्बन 13 को पढ़ने से पहले आप एक बार प्रोटॉन का NMR को ज़रूर पढ़िए। यदि आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको उसको समझने में दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पर उन चीज़ों का वापस से रिपीटेशन नहीं होगा। यहाँ मैंने कई टर्म यूज़ करी है, स्पिन स्प्लिटिंग की बात करी, N+1 रूल की बात करी है। ये चीज़ें हम प्रोटॉन NMR में पढ़ चुके हैं, इसका रिपीटेशन यहाँ पर नहीं होगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कार्बन 13 NMR बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसे पढ़ेंगे और इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।